बात करते हैं एनेस्थीसिया का मॉडर्न पोर्शन। तो देखो, एनेस्थीसिया की डिफिनीशन आप कैसे याद करोगे, तो 4 पॉइंट्स में याद करोगे। एनेस्थीसिया क्या होता है, तो टेम्परेरी होता है, इंड्यूस्ड होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ अवेयरनेस। मतलब 4 पॉइंट्स में याद रखोगे। एनेस्थीसिया क्या करवाता है, जो टेम्परेरी कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए होता है, और इंड्यूस करने वाला होता है। क्या इंड्यूस करता है, तो लॉस ऑफ सेंसेशन को और लॉस ऑफ अवेयरनेस को। एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया होता है। जो जनरल एनेस्थीसिया होता है, किसी भी एक सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, वहाँ के लिए एनेस्थीसिया दी जाती है। जबकि लोकल नाम से पता चला, किसी भी पार्टिकुलर जगह के लिए, लोकल के लिए लोकल एनेस्थीसिया होती है। एनेस्थीसिया जो कार्डिनल फीचर्स होते हैं वो 5 होते हैं। तो आपको ऐसे याद रखोगे, यूपी में आ करके ट्रिक याद रखोगे। यू से हो जाएगा अनकॉन्शियसनेस, पी से हो जाएगा पैरालिसिस, ट्रिपल ए से हो जाएगा एमनेसिया, ए से हो जाएगा एनाल्जेसिया, और ए से हो जाएगा एबुलेशन। तो देखो, अनकॉन्शियस मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन, एमनेसिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, और एनाल्जेसिया मतलब रिलीफ पेन से प्रिवेंट होना, मतलब प्रिवेंशन ऑफ पेन या रिलीफ फ्रॉम पेन। पैरालिसिस मतलब होता है मसल्स का रिलैक्सेशन होना, और एबोलेशन मतलब होता है सभी रिफ्लेक्स का एबोलिश होना, मतलब खत्म होना। देखो, इसके जो प्रोसीजर होते हैं एनेस्थीसिया के, पहले प्री प्रोसीजर हिस्ट्री क्या होती है, तो प्री प्रोसीजर में उसकी हिस्ट्री लेते हैं। कौन सी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी संपूर्ण जनरल हिस्ट्री, जिसमें उससे सीएनएस की हिस्ट्री जाएगी, सर्कुलेटरी सिस्टम की हिस्ट्री, रिस्पायरेटरी सिस्टम की हिस्ट्री, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हिस्ट्री, एक्सराइटरी सिस्टम की हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे हिस्ट्री में। फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे कि हार्ट रेट हुआ, बीपी हुआ, पल्स हुआ, न्यूट्रिशनल स्टेटस हुआ, टेम्परेचर हुआ, और साइनोसिस। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जबकि इन्वेस्टिगेशन में सारे ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कुछ यहाँ मैंने लिख के रखे हैं, सीवीसी हो गया, एलएफटी हो गया, और भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि ईसीजी, एक्सरे, वायरल मार्कर्स देखे जाते हैं। और भी नोट डालिए, कुछ टेस्ट लिखे हैं, आपको याद करने होंगे तो याद कर लीजिएगा, जैसे आईएनआर, आरबीएस, एफबीएस, पीपीबीएस, एचआईवी, ये सारे टेस्ट्स होते हैं। बताया गया है। देखो, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट को प्रिपेयर किस प्रकार से करते हैं, तो पेशेंट प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट में जो पेशेंट होता है वो उससे 4 से 6 घंटे पहले उसे एनपीओ पे रखे हैं। एनपीओ क्या होता है, तो एन मतलब होता है नील, पी मतलब पर, ओ मतलब ओरल। नील पर ओरल रखा जाता है, मतलब उसका स्टमक क्या रखा जाता है, इम्पटी रखा जाता है। और एक नाइट पहले उस पेशेंट को डाइजापाम और इंजेक्शन एट्रोपिन की दी जाती है। डाइजापाम क्या करता है, तो डाइविंडो का ये कैटेगरी का होता है, और ये करता है रिलैक्स, चिंता से मुक्त करता है, नींद अच्छी लाता है। जबकि एट्रोपिन होता है, वो इनहिबिट करता है सिक्रेशन को। जो मेन प्रोसीजर होता है आप में देखना है, तो इनहेलेशन एनेस्थीसिया के रूप में दिया जाता है गैसियस फॉर्म में फ्रॉम बॉयल अपरेटस के थ्रू। जबकि और भी तरीके हो सकते हैं, लोकल और आईवी के रूप में भी मेन प्रोसीजर में एनेस्थीसिया को यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड हुआ गया, ईथर हो गया, हेलोथेंस हो गया, कीटामाइन हो गया, थियोपेंटेन हो गया, प्रोपोफॉल हो गया, तो ये सारे हो जाते हैं। जबकि स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया देखी जाए तो 4 स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया होती है। वो 4 स्टेज आप देख पाएंगे। तो पहली स्टेज जो होती है ABCD करके आप याद रख लो, तो आपको ध्यान रहेगा। ए से आपका हो जाएगा स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, फिर बी से होता है भागा दौड़ी मतलब एक्साइटमेंट की स्टेज, फिर 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया के स्टेज, और 4 स्टेज जो होती इम्पेंडिंग ओवरडोज। ठीक है। तो देखो, एनाल्जेसिया की जो स्टेज होती है, इसमें पेन सेंसेशन का लॉस हो जाता है, और ये स्टार्टिंग होती है। ठीक है। जबकि स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट मतलब एक्साइटमेंट के स्टेज में होता है पेशेंट, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, साउटिंग, फाइटिंग, लिम्ब मूवमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जबकि स्टेज ऑफ सर्जिकल एनास्थीसिया की बात करेंगे, तो देखो मेन प्रोसीजर होता है, इसी में कंप्लीट लॉस देखने को मिलता है, कोई भी सिक्रेशन, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। स्टेज ऑफ इम्पेंडिंग ओवरडोज, अगर ओवरडोज हो जाता है एनेस्थीसिया का, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स होता है, सर्कुलेटरी फेलियर देखने को मिलता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस और सम टाइम कभी कभी डेथ भी पेशेंट की देखने को मिलती है।
अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, पोस्ट प्रोसीजर की बात की जाए, तो क्या क्या किया जाता है मैनेजमेंट में? उसका एयरवे मेंटेन रखा जाता है इंट्यूबिएशन मेथड से, उसका बीपी मेंटेन रखा जाता है, उसको होम्योस्टेटिस मेंटेन रखा जाता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। जबकि अगर कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलते हैं? CHC देखने को मिलता है, C फॉर सेरिब्रल एनॉक्सिया, H फॉर हेलुसिनेशन और C फॉर सीवियर डिप्रेशन। इस प्रकार करके आप ये याद रखोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया की बात करें तो इस 3 टाइप से याद रखोगे। एक जनरल एनेस्थीसिया होता है, एक स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है और एक लोकल एनेस्थीसिया होता है। इसी को हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इसको हम लोग इसमें डिटेल करने वाले हैं। तो जर्नल एनेस्थीसिया क्या होता है, तो देखेंगे आप जर्नल एनेस्थीसिया का बेसिक कंपोनेंट एक ट्रायड होता है। आप जर्नल एनेस्थीसिया का ट्रायड में 3 चीजें होती हैं। नेक्रोसिस होता है, मतलब एमनेसिया की कंडीशन देखने को मिलती है। एनाल्जेसिया की कंडीशन देखने को मिलता है, मतलब मसल्स रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। आपने याद किया था एमनेसिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, एनाल्जेसिया मतलब लॉस ऑफ पेन या पेन से रिलीफ, मसल रिलैक्सेशन आपने याद किया था पैरालिसिस। तो इस प्रकार से ट्रायड में ये 3 चीजें याद रखोगे। अगर ये 3 चीजें साथ साथ होती हैं तो इसको किस कॉन्सेप्ट को कहते हैं? बैलेंस एनेस्थीसिया। तो अगर उसमें प्रॉपर रूप से मेमोरी लॉस देखने को मिलता है, प्रॉपर रूप से उसका पेन रिलीफ देखने को मिलता है, मसल रिलैक्स देखने को मिलती है, ये सारी चीजें अगर बैलेंस रूप में दिखती हैं तो इसी को बैलेंस एनेस्थीसिया भी कहा जाता है। बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया की। तो जनरल एनेस्थीसिया जो होता है क्लासिफाइड होता है 2 ग्रुप्स में। एक होता है इनहेलेशनल एजेंट और दूसरा होता है इंटरवेनस एजेंट। तो जो इनहेलेशनल एजेंट होता है ये ड्रग्स को इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है थ्रू इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू। इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं वो हाइनेक से याद करके आप रखेंगे। H फॉर हेलोथेन, I फॉर आइसोफ्लुरेन, N फॉर नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, E फॉर ईथर एंड C फॉर क्लोरोफॉर्म। इस प्रकार से आप याद रखोगे इनहेलेशन एजेंट्स को। अब बात करते हैं मैकेनिज्म क्या होता है इनहेलेशन एजेंट की। तो देखो, इनहेंस करता है ये गाबा जो होता है, गाबा मेडिकेट इनहिबिशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये CNS को इनहिबिट करता है, ठीक है। गाबा इनहेंस करता है, इनहेंस गाबा इनहिबिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब ये इनहेलेशन एजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देता है, तो क्या देखने को मिलता है? तो कुछ चीजें डिक्रीज होती हैं और कुछ चीजें इंक्रीज देखने को मिलती है। डिक्रीज कंसंट्रेशन देखने को मिलता है किसका? एड्रेनलिन का, नॉन एड्रेनलिन का, स्टाइल क्लोलिन का, सेरोटोनिन का। ये क्या होते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जबकि इंक्रीज देखने को मिलता है कंसंट्रेशन किसका? गाबा और एडेनोसिन का। ये क्या होते हैं? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करते हैं। देखो यहाँ पे एक नोट डाल के बात लिखी है कि जो इनहेलेशन एजेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। तो इनकी इनफ्लेमेबिलिटी को कम करने के लिए इसमें ऐड किया जाता है फ्लोरोनेटेड ऐड किया जाता है। इससे क्या होता है? तो इसकी जो फ्लेमेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। बात करते हैं इंटरवेनस एनास्थेटिक एजेंट की। तो ये ड्रग्स जो होते हैं IV लाइन के थ्रू दिए जाते हैं। इसमें जो एग्जांपल हो रहा है TPK, तो TPK याद कर लो। तो T से थियोपेंटेन, प्रोपोफॉल, कीटामाइन। कीटामाइन को डिसोसिएटिव एनास्थीसिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिसोसिएटिव एनास्थीसिया कीटामाइन को थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। तो कीटामाइन जो होता है इसमें जो फेनसाइक्लिडीन डेरिवेटिव 10 mg/ml टू 50 mg/ml इसका डेरिवेटिव यूज किया जाता है कीटामाइन का फेनसाइक्लिडीन के रूप में। और ये इंडक्शन एजेंट होता है चॉइस फॉर अस्थमा एंड शॉक पेशेंट में। अगर किसी को शॉक में है कोई या कोई अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसके लिए चॉइस ड्रग होता है। जबकि चॉइस ऑफ इंडक्शन इन चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन में भी ये चॉइस ऑफ ड्रग्स माना जाता है। तो GAD होता है जनरल एनास्थीसिया डिसोसिएटिव एनास्थीसिया। इस प्रकार से आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। तो चॉइस अब तो एक लाइन मैंने यहाँ नीचे लिखी है, ड्रग ऑफ चॉइस किसको कहते हैं फॉर चिल्ड्रेन के लिए?
तो होता है कीटामाइन, मतलब डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया को। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया को कंटिन्यू करने से पहले हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं, इससे बाद वाले में कंटिन्यू करेंगे। या फिर हम आपको जनरल एनेस्थीसिया का कर रहे हैं तो जनरल एनेस्थीसिया का आपको ये हम बता देते हैं इतना सा कि जनरल एनेस्थीसिया का इंडिकेशन क्या होता है, क्योंकि हमने जनरल एनेस्थीसिया खत्म कर दिया है। तो देखिए जनरल एनेस्थीसिया में इंडिकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो ये एक्सट्रीम एंजाइटी और फेयर जब होगा तब दिया जाता है। या एडल्ट और चिल्ड्रन जो मेंटल और फिजिकल डिसेबल होते हैं उनको दिया जाता है। सेनाइल पेशेंट जो बूढ़े पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। डिसओरिएंटेड जो पीछे विचलित होते हैं उनको दिया जाता है। या छोटे बच्चों और इन्फेंट्स को दिया जाता है। या कोई छोटी मोटी ट्रॉमेटिक प्रोसीजर है तो उसमें दिया जाता है, कोई प्रोलॉन्ग ट्रॉमेटिक प्रोसीजर है तो उसमें दिया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों का जनरल एनेस्थीसिया कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में आपको जो कुछ बताया है वो याद हो गया होगा, मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम बहुत ही ईजी था। तो आपको एक बार थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ क्या मैंने बताया। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया परिभाषा कि एनेस्थीसिया क्या होता है, फिर उसके बाद बताया दो टाइप्स, लोकल और जनरल, फिर बताया कार्डिनल फीचर्स, यूपी में आकर के प्रोसीजर में प्री प्रोसीजर, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, वन नाइट बिफोर क्या दिया जाता है, मेन प्रोसीजर क्या होता है, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया चार कैसे होते हैं, मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन में जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। तो इस वीडियो में हमने जनरल एनेस्थीसिया पढ़ा। जनरल एनेस्थीसिया का ट्राइड होता है, ट्राइड में क्या होता है, नेक्रोसिस, एनाल्जेसिया और मसल रिलैक्सेशन, इन्हें क्या कहते हैं, बैलेंस एनेस्थीसिया भी कहते हैं। जनरल एनेस्थीसिया टू ग्रुप्स होते हैं, इनहेलेशन एनेस्थीसिया और इंटरवेनस एनेस्थीसिया। जो इनहेलेशन एनेस्थीसिया होता है ये थ्रू इनहेलेशन यूज किया जाता है। इसके 5 एग्जांपल होते हैं, हाईनेक करके याद किया। और इसके बाद जो मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एजेंट का होता है उसका क्या मैकेनिज्म होता है, तो गाबा जो होता है वो इन्वेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इससे कुछ इंक्रीज होता है, कुछ चीज़ें डिक्रीज होती है। जो डिक्रीज होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ एडेलिन, कंसंट्रेशन ऑफ नॉन एडेलिन, एस्टेलकोलिन और सेरोटोनिन, ये सारी एक्साइटरी न्यूरोमीटर होते हैं, ये सारी चीज़ें डिक्रीज हो जाते हैं। जबकि इंक्रीज देखने को मिलता है कंसंट्रेशन ऑफ गाबा और एडनोसिन, ये सब इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब बात करते हैं इनहेलेशन एजेंट जो होता है हाईली फ्लेमेबल होता है। तो इसको इसकी फ्लेमेबिलिटी को कम करने के लिए इसमें फ्लोरिनेटेड को ऐड करके इसके फ्लेमेबिलिटी को डिक्रीज किया जाता है। और इंटरवेनस एनेस्थेटिक एजेंट की बात करें तो इस ड्रग को दिया जाता है आईवी लाइन के थ्रू। इसके एग्जांपल क्या है, थियोपेंटेन, प्रोपोफॉल और कीटामाइन। कीटामाइन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था, फेनसाइक्लिडीन डेरिवेटिव 10 mg पर ml या 50 mg पर ml यूज़ करते हैं। ये किसके लिए चॉइस होता है, तो अस्थमा पेशेंट के लिए, शॉक वालों के लिए और चिल्ड्रंस के लिए। अगर जनरल एनेस्थीसिया के इंडिकेशन की बात की जाए तो एक्सट्रीम एंजाइटी या फेयर होने पे देते हैं। और एडल्ट या चिल्ड्रन में जो मेंटल फिजिकल डिसेबल होते हैं या सेनाइल पेशेंट होते हैं और डिसओरिएंटेड होते हैं उनमें, और एज में छोटे बच्चों और इन्फेंट्स में यूज़ करते हैं। शॉर्ट ट्रॉमेटिक प्रोसीजर और लॉन्ग ट्रॉमेटिक प्रोसीजर सब में जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया।